बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। जो आइनी तरमीम है नहीं हो पाई। आज दिन को हुकूमत ने इजलास बुलाया, वहाँ पे हुकूमत की टिका के बेइज्जती हुई और फिर सारे गोंगलुओं से मट्टी झाड़ रहे थे। कल तक तो ये बताने के लिए तैयार नहीं थे कि ये आइनी तरमीम एक्चुअली है क्या। बताने के लिए तैयार इसलिए भी नहीं थे कि इनको ख़ुद पता नहीं था कि आइनी तरमीम है क्या। हुकूमती लोगों से हम पूछते थे तो वो ये कह रहे थे हमें नहीं पता कि आइनी तरमीम के अंदर क्या है। अपोजिशन के लोगों से पूछते थे, वो कहते थे हमें भी आइडिया नहीं है कि आइनी तरमीम के अंदर क्या है, लेकिन हमें इस बात का पता है कि एस्टेब्लिशमेंट और काजी फ़ायद ईसा साहब के लिए स्पेसिफ़िकली ये तरमीम लाई जा रही है। ये अपोजिशन की जानिब से ये इल्ज़ाम लगता था। MQM को कुछ पता नहीं था, लेकिन वो इस तरमीम पे वोट डालना चाहते थे मुल्क के वसी तर मफाद में। वो ये कहते रियासत के लिए हम डाल रहे हैं। ANP को इस तरमीम का कुछ पता नहीं था, वो भी इस पर वोट डालना चाहते थे। फजलुर रहमान साहब ने सिर्फ ये किया कि तरमीम के बारे में मुझे पहले बताया जाए, कंसेंसस पैदा कर लें, फिर मैं वोट दे दूंगा। लेकिन जब तरमीम की चीज़ें सामने आई, यानी इससे पहले कोशिश ये की गई कि फजलुर रहमान साहब को बार बार कहा गया ये भी देते हैं, ये भी देते हैं, ये भी देते हैं। ऑफ़र्स जो दी गई वो बड़ी अच्छी थी और वो ऐसी ऑफ़र्स थी कि किसी के भी मुँह में पानी आ जाता। और फजलुर रहमान साहब के माजी में आपने देखा कि वो हमेशा से एक अच्छी डील लेते रहे हैं। लेकिन यहाँ फजलुर रहमान साहब के पास जब ये डील रखी गई बार बार तो उनका माथा ठनका। वजह यह है कि फजलुर रहमान साहब की पार्टी के अंदर पहली मरतबा सख्त मुखालफत मौजूद थी और पार्टी के लोग ये कह रहे थे कि ये एक बहुत बड़ी खुदकुशी है और हमें ये सियासी खुदकुशी नहीं करनी चाहिए। इससे पहले हमने PDM की सदारत लेकर इमरान खान की हुकूमत गिरा कर एस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर जो जो किया उसकी कीमत हमने 2024 के इंतखाबात में चुकाई है। और जो सीटें मिली हुई हैं वो भी उनको पता है कि उनमें आधी से ज़्यादा सीटें उनको दी गई है, वो भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की मुखालफत में। अगर वहाँ पे कोई और पार्टी का वजूद भी होता तो वो फजलुर रहमान के बजाय किसी और को दी जाती। दूसरा, फजलुर रहमान साहब को एक और बात का गुस्सा भी था कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने ये शर्त रखी थी मुबैना तौर पर, और फजलुर रहमान साहब इस बात को जानते भी हैं कि मुझे अपनी अगली हुकूमत में फजलुर रहमान का सहारा नहीं चाहिए। मुझे जो भी हुकूमत मिले वो फजलुर रहमान के बगैर मिलनी चाहिए, क्योंकि फजलुर रहमान साहब को नवाज शरीफ साहब अब साथ नहीं चलाना चाहते थे। वो उन्हें एक बर्डन समझ रहे थे, क्योंकि फजलुर रहमान साहब की कुछ सियासी नुक्ते भी होते हैं, वो बातचीत भी करते हैं, हर चीज़ के अंदर उनकी कई मुदाखलत भी रहती है। तो नवाज शरीफ ज़रा इंडिपेंडेंटली खेलना चाह रहे थे, तो उनकी ख्वाहिश पे फजलुर रहमान साहब महदूद भी हुए हैं। यानी जो धांधली नून लीग के लिए की गई, जो धांधली पीपल्स पार्टी के लिए की गई, जो धांधली की गई MQM के लिए, वो फजलुर रहमान साहब के लिए उस बड़े पैमाने पर तो नहीं की गई। हाँ, उनको फ़ायदा ज़रूर पहुंचा, लेकिन बड़े पैमाने पर उनके लिए धांधली नहीं की गई। तो फजलुर रहमान साहब के दिमाग में ये बात भी थी और ये भी था कि अगर मैं ये सारा कुछ लेता हूँ और सियासत तबाह कर लेता हूँ, पार्टी के लोग भी नाराज़ हो रहे हैं, और दूसरा ये है कि पता भी नहीं कि कौन सी तरमीम है जिस पे दस्तखत करने हैं। तो फिर कल रात को एक खुशखबरी सुनाई पूरी कौम को पाकिस्तान के वज़ीर कानून ने। वज़ीर कानून ने एतवार की रात इस कौम को बताया कि जो आइनी तरमीम है उसका मुसव्वदा मुझे मिल चुका है। पूरी कौम को बहुत बहुत मुबारकबाद। ये वो वज़ीर कानून है जिनको खालिक होना चाहिए था इस आइनी तरमीम का, यानी इनके दफ्तर के अंदर एक एक पॉइंट आइनी तरमीम का बनना चाहिए था। उसूल तो ये था, लेकिन उन्होंने जब ये जुमला बोला या TV पे ये रिपोर्ट हुआ कि जी मुझे आइनी तरमीम का मुसव्वदा मिल गया है, तो उधर से पूरे पाकिस्तान के अंदर थू थू शुरू हो गई। वकला बहुत परेशान हो गए। लगता है कि तारड़ साहब ने जानबूझकर ये कहा, शायद उन्होंने जानबूझकर ये इसलिए कहा कि वो अपनी जो वकला सियासत है उसको तबाह नहीं करना चाहते। एज ए वकील जो उनकी एक बार की और वहाँ की एक सियासत है उसको वो ख़राब नहीं करना चाहते। उसकी वजह यह है कि जिस किस्म की ये तरमीम है इसको कोई भी वकील अपने खाते में कभी भी नहीं डालना चाहेगा। अटॉर्नी जनरल जो है उनके लिए भी बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है। ये तरमीम क्या थी? अब देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले पूरा जोर लगाया फजलुर रहमान साहब को, जाके बिलावल खुद मनाते रहे हैं, जरदारी साहब खुद मनाते रहे हैं, सारे कोशिशें करते रहे हैं, असम्बली में तकरीरें करते रहे हैं, छलांगे मारते रहे हैं और विक्ट्री के निशान बनाते रहे हैं कि जनाब हो गया हमारा काम। और जब नंबर पूरे नहीं हुए तो पीपल्स पार्टी के लोगों ने अब खड़े होकर असम्बली में जमहूरियत का कंबल ओढ़ना शुरू कर दिया, जमहूरियत के झूठे ड्रामे करना शुरू कर दिए कि जनाब हमारा तो चंद शिक्कों पे एतराज़ था। इसी तरह जो है वो MQM ने कहना शुरू कर दिया जी हमारे भी कुछ गिले थे। ANP ने तो अपनी वैसे ही बेड़ा गर्क कर लिया ये कह करके जी हम तो सिर्फ एंटी इमरान है बस, और हमारे पल्ले कख नहीं है। बादशाह खान का फ़लसफ़ा क्या फ़र्क है, वो हम किसी और जिसको चाहिए वो फ़लसफ़ा ले ले। जिसने असफंद यार फली की बात करनी है, वली खान की बात करनी है, वो जाए अपना काम करें।
मैं एमल वली खान हूं और मेरा नज़रिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ एंटी इमरान खान होना है। तो यहां तक पहुंचा बादशाह खान की पार्टी और उनकी फैमिली। ये बड़ा अफसोसनाक है, इससे मुझे वाकई में तकलीफ हुई है। अब आप इस बात पे आ जाएं कि आईनी तरमीम एक्चुअली थी क्या, जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान में लोग भड़क गए हैं। वकला ने, और जो चोटी के वकला हैं, उनके दस्तखत के साथ मुहिम चल चुकी है। सैकड़ों बड़े वकील इसके अंदर शामिल हो चुके हैं। पूरे पाकिस्तान से इसके खिलाफ आवाज़ें उठा रही हैं। जो वज़ीर कानून है उन्होंने ये दावा किया असेंबली के फ्लोर पर खड़े होकर, ऐसा लगता था कि ग्लूकोज लगाना पड़ेगा इन सारों को। जो हुकूमत के लोग आज जिस तरह खड़े हुए थे या जिस तरह बैठे हुए थे या जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी या जैसे वो बातें कर रहे थे, इससे तो लगता था उन सबको ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा, जो उनकी हालत थी। और फैसल वाडा जिस गुस्से में निकले हैं ऐवान में से, और बाहर निकलते हुए गाड़ी में बैठते हुए उन्होंने जो हुकूमत को बातें सुनाई हैं उनके नकम्मेपन पे, उनकी नाअहलियों पे, उनकी नालायकियों पे, तो वो एक्चुअली फैसल वाडा साहब एस्टेब्लिशमेंट की ज़ुबान बोलते हैं और वहीं से उसी पार्टी से वो जीत कर जो है वो सेनेटर मुंतखब हुए। तो इसका मतलब ये है कि सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया इस हुकूमत की नालायकी ने। हुकूमत फजलुर रहमान साहब को मनाने में मुकम्मल तौर पे नाकाम रही है। अगर इस सारी आईनी तरमीम को आप समझना चाहते हैं तो देखें, वज़ीर कानून ने तो कहा कोई बार कौंसिल इसकी मुखालफत करेगी नहीं, मैं चैलेंज करता हूँ। फौरी तौर पर बलूचिस्तान बार कौंसिल की पहली प्रेस रिलीज़ आ गई और ये मेरे पास मौजूद है। अगर आप इस पहली प्रेस रिलीज़ को देखें तो आपको आइडिया हो जाता है कि किस नौइयत की ये तरमीम होने जा रही थी। प्रेस रिलीज़ ये कह रही है बलूचिस्तान बार कौंसिल के जारी करदा एक बयान में बज़ोरे जबर मेंबरान पार्लियामेंट की गिरफ्तारी और इनके फैमिली बच्चों को अगवा करने और फ़र्द वाहिद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ायद ईसा के लिए आईनी अदालत बनाने, सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी के इख्तियारात में कमी करने और मनपसंद फैसले हासिल करने की बज़ोरे ताकत आइन में तरमीम करके सिविलियन की फ़ौजी अदालत के ट्रायल समेत जुडिशल कमीशन की साख्त को ख़राब करने और जुडिशरी में मनपसंद जजेस को तैनात करने, मनपसंद फैसले हासिल करने के लिए हाई कोर्ट के जजेस को एक सूबे से दूसरे सूबे में ट्रांसफ़र करने की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हुए इसे दुनिया की तारीख में बदतरीन आइनी तरमीम करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। बयान में कहा गया कि मौजूदा आइनी तरमीम माजी के मार्शल लॉ दौर में की जाने वाली LFO PCO से भी ज़्यादा ख़तरनाक है और आज़ाद अदलिया पर कदगन लगा दिया गया है। बयान में कहा गया कि मौजूदा आइनी तरमीम में सियासी और जमहूरी पार्टियों के किरदार की हमायत भी काबिल अफसोस है। बयान में कहा गया कि दुनिया भर में आइनी इकदामात तरामीम से कबल पार्लियामेंट के अंदर और बाहर बहस व मुबाहिसा किया जाता है। मुल्क के मफाद और अवामी मफाद को मद्देनज़र रखकर आइन में तरामीम की जाती हैं। बदकिस्मती से हालिया इलेक्शन में मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी समेत तमाम सियासी पार्टियों ने इस इलेक्शन को तारीख का धांधली शुदा इलेक्शन करार दिया। जीते हुए उम्मीदवारों की जगह पर फॉर्म 47 वालों को कामयाब करार दिया। इन पार्टियों ने खुफिया इदारों के ऊपर अरबों रुपए लेने का इल्ज़ाम लगाया। आज इन मेंबरान से आइन में तरामीम कर रहे हैं। बयान में कहा गया कि मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपनी रिटायरमेंट के करीब अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए सुप्रीम कोर्ट जैसे इदारे को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। तारीख इसको बदतरीन चीफ जस्टिस के नाम से याद रखेगी। बयान में कहा गया कि बलूचिस्तान बार कौंसिल मुल्क भर की वकला तंजीमों के साथ मिलकर आइंदा का लायामल तय करेंगे और मुल्क गिर एहतजाज करेंगे। सेक्रेटरी बलूचिस्तान बार कौंसिल। आपको समझ आई? आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि एक्चुअली ये करने क्या जा रहे थे। इसके बाद ना मैं आपको एक पढ़ के सुनाता हूँ और वो है जी अख्तर मेंगल साहब का स्टेटमेंट है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ये देखिए। अख्तर मेंगल साहब कह रहे हैं कि बिल के तहत किसी को किसी भी वक्त उठाया जा सकता है। मुझे खुशी है कि मैंने इस्तीफा दे दिया, आपने आइन को दफन कर दिया, लेकिन आज आपकी सियासत दफन हो गई। ये अख्तर मेंगल साहब ने कहा। अब जनाब पीपल्स पार्टी भी गोंगलुओं से मट्टी झाड़ रही है। नवाज शरीफ साहब जो है वो फ़ौरन लाहौर के लिए निकल गए। उन्होंने कहा जी मेरी तो जान छुड़ाओ। यानी मियाँ साहब ने पहले पूरी कोशिश की है, सारे पत्ते खेले, लेकिन एंड में मियाँ साहब को जब नज़र आया कि फजलुर रहमान साहब नहीं माने और बंदे पूरे नहीं हो रहे, तो मियाँ साहब कट लिए और पहुँच गए वापस रायवंड। अब यहाँ पे एक खबर और है, वो मैं आपको बताता हूँ कि 4 ऐसे MNAs हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के, उनके घर वालों ने वो गायब है ना। इनमें ब्रिगेडियर असलम घुम्मन साहब हैं, औरंगज़ेब खिच्ची साहब हैं, सादुल्ला बलोच साहब हैं, चौधरी इलियास साहब हैं। इन चारों के घर वालों ने अदालतों में दरखास्तें दायर कर रखी हैं और जिन्होंने नहीं की थी उन्होंने आज दायर कर दी हैं। इसलिए ये हुकूमत चाहती थी कि इससे पहले कि मंडे को इनको ढूंढने का अमल शुरू हो, उससे पहले पहले जो है वो आईनी तरमीम कर ली जाए।
अब ये आईनी तरमीम जो है वो कहा जा रहा है कि 10-12 दिन के बाद हम करेंगे, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन ये भी आई है कि ये आईनी तरमीम अगले वीकेंड पे कर दी जाएगी। यानी जब भी शब खून मारा जाएगा, हफ्ते और एतवार को मारा जाएगा, पूरी कोशिश की जाएगी कि अगले वीकेंड तक फजलुर रहमान साहब को तैयार कर लिया जाए। लेकिन बात यह है कि अगर फजलुर रहमान साहब को तैयार कर लिया गया और इस बीच में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने बंदे निकलवाने में कामयाब हो गई, तो फिर तहरीक इंसाफ के बंदे तोड़े बगैर तो आइन में तरमीम हो ही नहीं सकती। अब करना क्या होगा? देखिए, 2-3 चीज़ें हमें याद रखनी पड़ेंगी। एक, कोशिश की जाएगी कि तहरीक इंसाफ से 2-3 सीटें और छीन ली जाएं। बज़ाहिर ये अभी इतना आसान दिखाई नहीं देता, लेकिन अगले 10 दिनों में, 12 दिनों में कोशिश की जाएगी कि तहरीक इंसाफ की जैसे पहले 3 सीटें थोड़ा सा पहले छीनी गई, उससे पहले भी छीनी गई, कुछ 2-3 सीटें और छीन ली जाएं तहरीक इंसाफ की, और वहाँ पे दूसरी जमातों के बंदों को बैठा दिया जाए। नंबर 1, ये कोशिश की जाएगी। और दूसरी जो कोशिश की जाएगी वो ये है कि जो बंदे अभी तक डिक्लेयर नहीं हुए उनको होल्ड किया जाए। लेकिन मामला ये है कि उनकी फैमिलीज ने जाके हाई कोर्ट्स के अंदर रुजू कर लिया है। खैबर पख्तूनख्वा से जो मुबारक ज़ेब थे, उनके ऊपर शाहिद खटक ने बड़ी मेहनत की, उसके बाद फैसल गंडापुर ने और अली बिन गंडापुर साहब ने उनको काबू कर लिया और वो वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की छत्र छाया में चले गए। तो एक बंदा तो इनसे निकल गया। ब्रिगेडियर असलम घुम्मन साहब की फैमिली ने रब्ता किया और उन्होंने कहा जी कि इमरान साहब, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि ब्रिगेडियर असलम घुम्मन साहब किसी सूरत इस आईनी तरमीम के लिए वोट ना डालेंगे, ना हम उनको डालने देंगे। और उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जाकर रुजू भी कर लिया है कि ब्रिगेडियर असलम घुम्मन साहब को पार्लियामेंट लॉजेस के बाहर से कहीं गायब कर दिया गया है, तो उनको तलाश किया जाए। इसके अलावा रियाज फतेहाना साहब की फैमिली ने भी रब्ता किया और उनका यह दावा है कि ना वो पाकिस्तान आने वाले हैं, वो बाहर गए हुए हैं, और ना ही वो किसी वोट में हिस्सा लेंगे। तो फतेहाना साहब भी बाहर निकल गए। अब मामला ये है कि एक उस्मान साहब गायब है और उनकी फैमिली को कहा जा रहा है कि जी आप भी केस करें, और हो सकता है कि आज में या कल में उनकी फैमिली भी केस कर दे, जो उस्मान चौधरी साहब है साहिवाल वाले। तो बहरहाल बाकी सब ने केस कर दिए और खिच्ची साहब की फैमिली ने भी कर दिया, और वो ये कहते हैं जी हम खिच्ची साहब को रोकेंगे, अगर वो मजबूर होकर वोट डालने आए भी तो हम उनको रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। ये उनकी फैमिली और उनके इलाके के वोटर्स कह रहे हैं। तो लोगों का जो है वो गुस्सा बहुत ज़्यादा, और वुकला बहुत गुस्से में, चोटी के वकील स्टेटमेंट देना शुरू हो गए हैं और मैदान में आ गए कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम इस किस्म की तरमीम होने दें। तरमीम की चंद छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, ये चलती रहेंगी। 40 से ज़्यादा तरमीम करने जा रहे थे, पूरे आइन का हुलिया ही बिगाड़ने जा रहे थे, और ये सारे सहूलतकार हैं जिनकी शक्लें आजकल आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। इन्होंने अपना मुंह काला भी किया और वो काम भी नहीं हुआ, और वो काम अब आइंदा होना मुश्किल भी इसलिए होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ी तगड़ी पटिशन तैयार की है। मैंने आपको जो गुज़िश्ता रात वीलॉग किया था और जो मैंने उसके बाद आज सुबह किया था, आपने सुना था, तो मैंने उसमें आपको ये बताया था कि अदालत का एक रास्ता है जिसको इख्तियार कर सकती है फंडामेंटल राइट्स को लेकर, ह्यूमन राइट्स को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और वो रास्ता वो इख्तियार करने जा रहे हैं। उनके पास बहुत बड़ी ग्राउंड्स हैं और उस पर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल जो सलमान अकरम राजा साहब हैं वो उस पर काम कर रहे हैं। अब तरमीम क्या थी जी? एक तो ये है कि आइन का आर्टिकल 63A, उसमें तरमीम ये की जा रही है कि एक पार्टी का बंदा जो है ना वो अपनी पार्टी की मर्जी के खिलाफ कहीं और वोट डालेगा तो वोट काउंट हो जाएगा, फिर उसकी सीट चली जाएगी। यानी गलत काम करने की सजा मिलेगी कि अगर गलत काम किया तो सीट चली गई, सजा मिलेगी, लेकिन वो गलत काम जो है वो जायज़ हो जाएगा। यानी एक बंदे ने चोरी की, चोरी करने के बाद को जेल में डाल दिया, लेकिन चोरी का माल उसी का हो गया। यानी ये इस तरह की एक तरमीम है। यानी पहले ये होता था कि जो वोट डालता था अपनी पार्टी की मर्जी के खिलाफ, वो बंदे की सीट भी जाती थी, वोट भी काउंट नहीं होता था। लेकिन अब वो ये कहते हैं वोट काउंट हो जाएगा, सीट चली जाएगी, तो पैसा दो, जिसको मर्जी खरीदो लालच दे के। उसे कहो जी आपने 10 करोड़ में इलेक्शन लड़ा, आप 1 अरब रुपये हमसे ले लें, आप वोट हमारे हक में दे दें और जाएं अपने घर, और फिर आप दोबारा इलेक्शन लड़के आ जाइएगा। एक तो ये हो गई। दूसरी ये है कि आर्टिकल 17 में तरमीम के जरिए सुप्रीम कोर्ट की जगह वफाकी आईनी अदालत शामिल की जा रही है, और इसके अंदर जो है वो जज की उम्र 68 साल तक होगी, और इसकी तायनाती वज़ीर आज़म के कहने पर सदर पाकिस्तान करेगा, और पहली तायनाती के अंदर किसी किस्म का कोई कानून नहीं हुआ, जिसको वो कहेंगे वो बन जाएगा। तो इसलिए कादी फ़ायद ईसा साहब के लिए आईनी अदालत बनाई जा रही है, जिसमें उनको चीफ जस्टिस बनाया जाएगा, और वो रिटायरमेंट के बाद 3 साल तक उसके सरबराह रहेंगे। इस आईनी अदालत के बाद ये इख्तियार होगा कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला उठा के रिव्यू में इसके पास चला जाएगा, और ये सुनेंगे और इनको कोई चैलेंज नहीं कर सकेगा, और जिस फैसले को चाहेंगे इस अदालत में जाके चैलेंज कर दिया जाएगा। हुकूमत की मौजें ही मौजें, ये काम किया जा रहा है कादी फ़ायद ईसा साहब के लिए। ये वो काम है जो वफाकी आईनी अदालत बनाने का एक कार्रवाई डाली जा रही है, और इसको कहीं चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। आइन का आर्टिकल 175A के तहत जजों की तकरीरी के तरीक़ेकार में तरमीम लाई जाएगी,
और उसमें जो है वो एक नया तरीका जो है वो सीनियर 3 जजेस में से कैसे इंतखाब किया जाएगा, वो सीनियर मोस्ट वाला मामला ख़त्म। अब जो जज होंगे वो सारे इसी चक्कर में रहेंगे हुकूमत को खुश करें। जो जज जितना ज़्यादा हुकूमत को खुश करेगा, सियासतदानों को खुश करेगा, उतने ज़्यादा उसके इम्कानात होंगे। जितनी ज़्यादा कोई जज PR बनाएगा, ताल्लुकात बनाएगा सियासी जमातों में, जितनी ज़्यादा PR होगी किसी जज के, उतने ही ज़्यादा उस जज के इम्कानात होंगे चीफ जस्टिस बनने के। यानी आप अंदाज़ा करें कि एक जज को तो ऐसा होना चाहिए कि वो उसका राब्ता ही ना हो किसी से। तो वो अब जजों को राब्ते रखने पड़ेंगे, ताल्लुकात बनाने पड़ेंगे उस कमेटी के अंदर कि 8 बंदे हैं ना, 8 को खुश रखो ताकि मैं जो हूँ वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाऊँ। तो जजों को तो इर्रेलेवेंट रहना चाहिए इन चीज़ों से। तो ये किया जा रहा है, जजों को सियासतदानों के ज़ेरे तसल्लुत लाया जा रहा है। हाई कोर्ट से सो मोटो का इख्तियार वापस लिया जाएगा और हाई कोर्ट के जजों की एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में तबादले की तजवीज़ भी शामिल है। इधर से चुप के उस हाई कोर्ट में भेज दें। यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस पे एतराज़ है तो यहाँ पे पंजाब से ले आएँ और या ये उठा के पंजाब में भेज दें। और फिर चीफ जस्टिस की तकर्री के अंदर भी वहाँ पे अब सियासी इन्फ्लुएंस वो पैदा किया जा रहा है। आर्टिकल 179B के इजाफे के साथ वफाकी आईनी अदालत की जगह खाली सीट पर सदर मुजव्वदा तरीक़ाकार को अपनाते हुए किसी रिटायर्ड जज को आर्जी जज के तौर पर तैनात कर सकते हैं जब चाहें, और वो तब तक अपनी जिम्मेदारियों को अंजाम देंगे जब तक सदर साहब उनको ख़त्म ना कर दें। यानी सदर की मर्जी के जज भी आना शुरू हो जाएंगे, जिसको मर्जी वो लगाते जाएं। आर्टिकल 215 में तरमीम कर रहे हैं जी। उसके ज़रिए जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है या उनका जो मेंबर्स हैं उनके, वो रिटायर भी हो जाएंगे तो अपना काम करते रहेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक कि नया नहीं लगा लेते। और अगर ये चाहेंगे तो कौमी असम्बली और सेनेट से एक करारदाद मंजूर करेंगे और उनको 3 साल की और एक्सटेंशन दे देंगे। अंदाज़ा कीजिए आप कि कितनी सहूलत पैदा कर रहे हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने धांधला किया इस मुल्क में। अच्छा, एक इसमें यह भी शामिल कर रहे हैं कि कोई भी आईनी तरमीम या क्लॉज अब किसी भी अदालत से मुअत्तल नहीं हो सकेगी, यानी उसको भी पक्का कर लिया। और साथ में आर्टिकल 243 ये मुसल्लह अफवाज के जो सर्विसेज चीफ्स हैं उनकी तकर्री से मुताल्लिक है। ये बुनियादी तौर पर कायदा बनाता है कि सिर्फ एक आईनी तरमीम ही इनकी दोबारा तकर्री को महदूद कर सकती है। बुनियादी तौर पर 2019 में आर्मी एक्ट में की गई तरमीम को अब आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। यानी ये भी इन 3 चीज़ों से रिलेटेड है ना, एक अदलिया, एक जो है वो एस्टेब्लिशमेंट आर्म फोर्सेस और एक जो है वो इलेक्शन कमीशन। यानी जो कुछ भी इस मुल्क में गुज़िश्ता 2.5 सालों में हुआ उन तमाम चीज़ों को तहफ़्फ़ुज़ देना और इमरान खान को मैक्सिमम अंदर रखना। मुझे लगता है कि इस सारे के पीछे ये एजेंडा था। इमरान खान साहब ने भी इसको ऐसे ही देखा। उन्होंने कहा ये साजिश है मुल्क के खिलाफ, अदलिया के खिलाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ। और उन्होंने फिर जोर दिया कि पूरे पाकिस्तान को इसके लिए उठना पड़ेगा, आवाज़ उठानी पड़ेगी। उन्होंने वकला पे जोर दिया, उन्होंने अपने सियासी कारकुनों के ऊपर जोर दिया कि इसके खिलाफ अगर आप ना उठे तो फिर आप हमेशा गुलाम रहेंगे। ये कहा जी इमरान खान साहब ने। अब दोबारा हुकूमत कोशिश कब करेगी? यानी एक इत्तला के मुताबिक हुकूमत इस वीकेंड पे दोबारा जो आ रहा है इस पर कोशिश कर सकती है आईनी तरमीम की, दोबारा शब खून मारने की कोशिश करेंगे। और इसी वीकेंड पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा भी है। अब देखना यह है कि तहरीक इंसाफ इन दोनों चीज़ों को एक साथ कैसे मैनेज करने के लिए माहौल बनाती है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।